दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। अब्बाजान चाचा जान के सियासत के चलन के बाद अब लोगों को इंतज़ार किसी भाईजान का है शायद। वैसे बजरंगी भाईजान और उमराव जान जैसी फिल्में तो आपने देखी होंगी, उससे क्या सीख ली? अगर हो सके तो कमेंट में दे दीजिएगा। हालांकि मैं कभी ना तो मूवी देखता हूँ, अक्सर नहीं देखता हूँ, और ना ही लोगों को मूवीज़ देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। बहरहाल ये तो बस एक यूं ही अब्बाजान के चलन पर एक काफ़िया याद आ गया था, तो मैंने आपके सामने पेश किया। खैर, जानबूझकर ये जान का इस्तेमाल बेजान पड़े मुद्दों को उठाने का बस एक खेल नज़र आता है दोस्तों मुझे तो। हम और हमारे जैसे एक ज़माने से अब्बा जान और चाचा जान बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक ऐसे शख्स ने अब्बा जान क्या बोल दिया कि जिसको अब्बा जान होने का एहसास तक नहीं है कि अब्बा जान पूरे देश में छा गए वायरल। और रही सही कसर जो है वो चाचा जान ने निकाल दी। हमारे बचपन में गांव में जब सांप और बंदर का तमाशा दिखाने वाला मदारी आता था, तो आपको याद होगा कि वो अपना तमाशा दिखाने के बाद एक धमकी देता था बच्चों को, और वो ये था कि अगर तुम अपने घरों से नाज नहीं लाए, आटा नहीं लाए और मुझे नहीं दिया लाके, तो फिर देखो तुम्हारे घर में जो है वो ये गर्दन कटी हुई लाश दिखाई देगी, पड़ी मिलेगी आंगन में, और तुम्हारे घरों में ये सांप जो इस वक्त मैंने दिखाए हैं आपको, ये सब सांप तुम्हारे घरों में पहुंच जाएंगे और फिर वो डस लेंगे। तो बच्चे बड़े खौफजदा होते थे, हम लोग बहुत खौफजदा होते थे, और किसी भी सूरत लड़ झगड़ के उस मदारी की इस ख्वाहिश को हम पूरा किया करते थे। आज के जो सियासतदान हैं वो भी इसी पैटर्न पर चलते नज़र आते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के जो कैडर्स हैं उनको बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप भी जानते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जन्म से जादूगर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जादूगरी और बाजीगरी सिखाई जाती है सियासत में। जैसे आजकल एक ख़ास पार्टी की तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब मदारियों की अच्छी खासी तादाद है उसमें। खैर, इस जान के काफ़िए से सियासत में भी अच्छी खासी जान पड़ती नज़र आती है। AIMM के एक सुप्रीमो हैं जो मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश में आजकल बहुत जो है वो उग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। ये हाल ही में यूपी के एक इन्होंने भाईजान की पत्नी को जो है वो अपनी पार्टी का मेंबर बनाया है और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके बाद जो है वो अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है दोस्तों। जिन साहिबा को AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस में जो है वो शामिल किया गया है, वो यूपी के डॉन की पत्नी है और उनका नाम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन जो है वो फूलपुर से नामवर सांसद और इलाहाबाद दक्षिण सीट से SP के टिकट पर 5 बार विधायक रहे हैं अतीक अहमद को, जो कभी मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि यूपी में भाई कहलाए जाते थे, उनकी बीवी ने ज्वाइन की है AIMIM। उसके बाद बीजेपी ने अपने चाचा जान बकौल राकेश टिकैत के और उनकी पार्टी AIMIM के ऊपर सियासी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि पलटवार कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग मौजूद हैं और यूपी की वर्तमान विधानसभा में उनका ये डाटा है कि 37% बीजेपी के MLA और भारत की वर्तमान संसद में बीजेपी के 116 MP ऐसे हैं जिन पर संगीन आरोपों के चलते मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, ज़ेर गौर हैं, ज़ेर समाअत हैं। ओवैसी ने कहा कि ऐसे में बीजेपी और खुद योगी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वैसे आज की सियासत में कोई डाल तो कोई बात नजर आता है, कम कोई है नहीं। वैसे यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमान ओवैसी को अभी तक वोट कटवाई समझ रहा था, किंतु हमारा जो सर्वे है उसमें हमने पाया है कि AIMIM की तरफ मुस्लिम नौजवानों का रुझान बढ़ा है। कई तरह के भ्रम पैदा करता है ये। और दूसरी तरफ समाजवादी जो नेता हैं अखिलेश की परेशानी को बढ़ाने का काम तो जाहिर हो रहा है। अखिलेश भैया को तो मुझे लगता है कि कई सवालों के साथ मैदान में रहना होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम मैसेकर के दोषियों की और पीड़ित परिवारों के बारे में भी सवाल किए जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर, मथुरा, बरेली, अयोध्या और गाजियाबाद के दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, आपको याद होगा। उनके दौर में यानी समाजवादी के दौर में ही 134 छोटे बड़े दंगों की एक सूची है, पूरी लंबी सूची है।
जबकि समाजवादी का कहना है कि ये दंगे बीजेपी द्वारा प्रायोजित होते थे। अगर ये सही है तो फिर आरोपी भी बीजेपी और उसकी ऑफशूट पार्टियां और जो संगठन है उनके ही लोग होने चाहिए, लेकिन हालत इसके विपरीत है। खुद मुसलमान इस तरह के दंगों में ज़्यादा जो है वो जेलों के अंदर बंद हैं और उन पर ज़्यादा मुकदमा चलाए गए हैं। क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग भी हैं और दूसरे दंगाइयों के भी नाम उसमें हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादा हैं। अखिलेश, मुलायम सिंह और मायावती तथा कांग्रेस के दौर में जितने भी दंगे हुए उनमें कितने ऐसे आरोपी जेलों में बंद हैं, ये सवाल होगा अखिलेश जी से और कांग्रेस से और मायावती से भी, कि कितने ऐसे आरोपी जेलों में बंद हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी या उनकी ऑफशूट पार्टियों या संगठनों से। गैर भाजपाई पार्टियां जो हैं वो इसकी सूची जारी कर अपनी बात को सच साबित करने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गैर भाजपाई पार्टियां उसमें सभी आती हैं। ये यूपी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। इधर अगर ओवैसी को भी गैर भाजपाई पार्टियों को छोड़कर सीधे बीजेपी की जन विरोधी और देश विरोधी योजनाओं पर वार करना होगा, अगर वो ऐसा करें तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए हो सकता है। AIMIM विचलित तो करेगी वोटर्स को, बखेरेगी, डिवाइड करेगी, लेकिन यूपी की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको पराजित करने में उसका रोल नहीं होगा, बल्कि उसको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट जरूर मिल सकता है। मजलिस को यूपी के SC ST और OBC के हितों को भी सामने रखकर बात करनी होगी। खाली मुसलमानों के मुद्दों को उठाने और उनकी बात करने से बात नहीं बनेगी। इससे बीजेपी मजबूत होगी। किसी एक समुदाय या वर्ग के हितों की बात करना ये मुल्क के संविधान जो है संवैधानिक रूह के खिलाफ भी है और इस्लामिक रवायात के भी खिलाफ है। ओवैसी भाई असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए मशवरा है। ST OBC आदिवासी माइनॉरिटी सब की बात करें। अगर MIM का ये दावा है कि हम तो सियासत में सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए आए हैं, ये कौम परस्ती है जाहिर है। और इस्लाम जो है वो कौम परस्ती का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम जो है वो इंसाफ परस्ती, मिल्लत परस्ती, इंसानियत परस्ती और तौहीद परस्ती का नाम है ओवैसी भाई। इसके अलावा मफाद परस्ती बचता है, अगर ऐसा नहीं है तो, और कुछ नहीं। खैर, यूपी में 5 वर्ष लगातार सत्ता भोगने वाली बीजेपी के सवाल उनके 2017 चुनावी घोषणा पत्र के परिप्रेक्ष्य में भी किए जाएंगे। इस बार वैसे बीजेपी के लिए सवालात तो हैं और मुश्किलात बढ़ी हैं। फिलहाल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के बाद या आत्महत्या के बाद अब हिंदुस्तान यानी उत्तर प्रदेश की खासतौर से सियासत के जो समीकरण हैं वो बहुत तेज़ी से बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। और ख़ासतौर से जब उनके शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो उनके बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है, और इसके अलावा पूरे देश भर के जो महंत हैं और साधु समाज है, उसने खुद उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने अलग अलग जो है वो मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। तो इस वक्त जो है वो योगी आदित्यनाथ, जहाँ एक तरफ जाहिर है साधु समाज से ही आते हैं और योगी हैं वो खुद, तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और इसके बाद बीजेपी का जो स्टेटस है वो यूपी में क्या होगा, ये बहुत ही दिलचस्पी है और संवेदनशील मामला भी है। जाहिर है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की जो मौत है या आत्महत्या है, ये कोई मामूली केस नहीं है। इस वक्त जाहिर है ये मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि शायद वो सवाल जो 2017 के जो चुनावी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वो सवाल हो सकता है कि मान पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो सवाल तो रहेंगे। और उनमें जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस पर सवाल किए जाएंगे। क्या राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, ये सब उनके द्वारा किए गए वादे हैं जो मैं आपके सामने सवालात के रूप में रख रहा हूँ। महिला सुरक्षा चाक चौबंद है कि नहीं है, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध है कि नहीं है, ये सवाल हैं जिस पर दावा किया गया था कि सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लघु एवं सीमांत किसानों के जो फसली ऋण माफी का मुद्दा है, उस पर भी सवाल होगा, जो खुद चुनावी मुद्दा रहा है उनका। क्या किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण
दिया गया है? अगर हाँ तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी सूची जारी की जानी चाहिए। गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित किए जाने की बात की गई थी, उस पर सवाल होगा, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए के बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति कोष का जो सवाल है वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज खड़ा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का सवाल भी अभी मुंह खोले खड़ा है। वहाँ पर एक भी शायद विश्वविद्यालय नहीं बना है। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की जो रोजगार की समस्या थी उसके सुलझाने के बारे में जो वादा किया गया था उसका क्या रहा? सभी युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे, है ना? ये भी सब सवालात इस वक्त योगी सरकार के सामने हैं। 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना का वादा किया गया था, वो कहाँ है? प्रदेश की प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना का क्या हुआ? ये सवाल सारे के सारे इस वक्त नरेंद्र जो है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत परेशानी का बाइस हो सकते हैं। लेकिन ये जब ही है जब वहाँ की जनता ये सवाल करे, और ये हमारे सवाल जनता से हैं कि वो इस सवालों को करेगी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो क्या उसका अंदाज होगा। और इसके अलावा 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के जो है अवसर उत्पन्न कराने की बात कही गई थी 2017 घोषणा पत्र में, उसका क्या रहा? कितने भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त कराने की बात की गई थी, वो मिला कि नहीं मिला? ये सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त योगी सरकार के सामने हैं। प्रदेश के हर ब्लॉक में गोदाम और कोल्ड स्टोर की व्यवस्था के बारे में जो है वो वादा किया गया था, उनका क्या हुआ? हर ब्लॉक में गोदाम बनाने की बात थी, कितने गोदाम बने? क्या 3 साल में हर किसान के पास जो है वो सॉइल कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है? ये भी सवाल। आवारा पशुओं से फसल को बचाने की व्यवस्था की बात की गई थी, क्या वो हो चुकी है? क्या बीजेपी की सरकार आने पर हर खेत को जो पानी देने के लिए 20,000 करोड़ से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड बना देने की बात थी, वो बन चुका है? उससे कितने लोगों को, कितने किसानों को फायदा हुआ है? उस सब की एक सूची जारी हुई कि नहीं हुई? क्या बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की डीसिल्टिंग का काम करा दिया गया है? 5 साल पूरे होने पर क्या प्रदेश में दुग्ध क्रांति आ चुकी है? दुग्ध क्रांति की बात की गई थी। फल पट्टी का विकास करके बागबानी को बढ़ावा दिया जाना था, वो हुआ कि नहीं हुआ? जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, वो हुई कि नहीं हुई? ये सारे सवाल जो है वो योगी सरकार के सामने इस वक्त खड़े हैं। अगर कांग्रेस, सीपीआई तथा आप शासित प्रदेशों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों से और उनके प्रत्याशियों से भी ये सवाल होने चाहिए जिनका उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले। अगर 50% भी वादे पूरे कर लिए गए हैं तो पार्टीज को कंसीडर किया जा सकता है, प्रत्याशियों को कंसीडर किया जा सकता है, अन्यथा दूसरी पार्टियों को शर्त के साथ मौका देना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है। इस बार चुनाव में ऐसा ही होना चाहिए। देश पार्टियों या नेताओं की भभूति तो है नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है और जनता का यहाँ शासन चलना चाहिए। पार्टियों और पाखंडियों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। आज के लिए वैसे इतना ही। आपसे दरखास्त है कि अपने कमेंट ज़रूर दे दिया करें और टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए गामजन रहें और आपके सामने वो सच ला सकें, हकीकत को ला सकें जिसमें देश और जनता का भला हो।